अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी साइंटिफिक रीज़न के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे लेक्चर नंबर 1 में हमने 1 से लेकर 4 तक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस किया जो कि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। लेक्चर नंबर 2 में हमने साइंटिफिक रीज़न नंबर 5 से लेकर 10 तक को हमने डिस्कस किया और आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिक रीज़न नंबर 11 से 15 तक को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला साइंटिफिक रीजन, हाउ डज एम्फाइसीमा इंक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग। याद रखिएगा ये बोर्ड के पास पेपर में आने वाला साइंटिफिक रीजन है। इसमें पूछा जा रहा है हाउ डज एम्फाइसीमा इंक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम। एम्फाइसीमा जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग को किस तरीके से इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी साइंटिफिक रीजन की। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग क्या। तो हमने कहा रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। रेजिडुअल का लफ्जी मतलब होता है जो चीज बच जाए। अब रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखिए एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम ब्रीथिंग के दौरान फेफड़ों से यानी लंग से हवा को बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब हम फोर्स से बहुत ज्यादा फोर्सफुली बहुत ज्यादा ताकत के साथ हवा को लंग से बाहर निकालते हैं तो उसके बाद जो हवा फेफड़ों में रह जाती है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। भाई पहले रेजिडुअल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं ना, और अगर हमें कहे कि आप फेफड़ों से लंग से क्या करें, हवा को बाहर निकालें फोर्सफुली, जितनी निकाल सकते हैं निकालें, तो आप जितनी हवा लंग से बाहर निकाल सकते हैं आप अपने लंग से क्या करेंगे, फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे, आप फोर्सफुली उस हवा को बाहर निकालेंगे। तो बहुत ज्यादा फोर्सफुली हवा बाहर निकालने के बाद भी लंग मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होगा। तकरीबन 1 लीटर के आसपास हवा जो है एक सेहतमंद इंसान के लंग में क्या हो जाती है, बरकरार रह जाती है, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हमने कहा रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद वो हवा जो फेफड़ों में रह जाती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जबकि एम्फाइसीमा में क्या होगा, इन एम्फाइसीमा लंग बिकम्स हार्डर सो लेस एयर बी एक्सपायर, एज अ रिजल्ट रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज। एम्फाइसीमा में क्या होगा, फेफड़े सख्त हो जाते हैं। एम्फाइसीमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लंग्स जो है वो क्या हो जाते हैं, हार्डर हो जाते हैं। वैसे एम्फाइसीमा पे हमने पूरा एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड भी किया हुआ है, रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर प्रोवाइड भी किया हुआ है। तो हमने कहा इन एम्फाइसीमा लंग्स बिकम हार्डर, फेफड़े जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। सो लेस एयर बी एक्सपायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज। लिहाजा लंग अगर सख्त हो जाएंगे तो इंसान अगर फेफड़ों से हवा बाहर निकालना चाहेगा तो हवा जो है वो सही तरीके से बाहर नहीं निकल सकेगी। लिहाजा जो फेफड़ों के पीछे जो एक्सपायरेशन के बाद जो हवा बच जाती है जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के जरिए जो हवा एक्सपायर हो रही है वो कम होगी तो पीछे बच जाने वाली जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास साइंटिफिक रीजन का आंसर था, हाउ डज एम्फाइसीमा इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अफेक्टेड बाय पीएच एंड टेम्परेचर। एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो पीएच और टेम्परेचर के जरिए कैसे अफेक्टेड होती है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आ गई साइंटिफिक रीजन की। एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच, Each enzyme has its optimum pH for its maximum activity। याद रखिएगा हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि pH जो होती है ना, यानी कोई भी सोल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, यानी उसकी pH में तब्दीली की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी किस तरीके से मुतासिर होती है। और दूसरा पूछा गया है कि टेम्परेचर में अगर रद्दोबदल किया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो हमने सबसे पहली लाइन में बता दिया एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच। एंजाइम्स जो है वो पीएच के हवाले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। ईच एंजाइम हैज इट्स
इट्स ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम के लिए एक मोस्ट सुटेबल जो है वो पीएच की रिक्वायरमेंट होती है फॉर इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी। उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए मोस्ट सुटेबल पीएच की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। पीएच के साथ साथ एंजाइम जो है वो टेम्परेचर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ईच एंजाइम हैज इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी। उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम जो है वो टेम्परेचर भी चाहिए होता है। मोस्ट एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो हाईली एक्टिव होते हैं। तो ये साइंटिफिक रीजन का था, यानी पीएच के लिहाज से भी हाईली सेंसिटिव है और टेम्परेचर के लिहाज से भी हाईली सेंसिटिव है। फिर इसके बाद साइंटिफिक रीजन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, व्हाई आर ल्यूकोसाइट्स नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। ल्यूकोसाइट्स को हमारी बॉडी का सोल्जर जो है वो क्यों कहा जाता है। याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास हेडिंग आ गई साइंटिफिक रीजन की। हमने कहा ल्यूकोसाइट्स आर नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है बिकॉज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। यहाँ दे प्ले एन इंपॉर्टेंट है ना, आगे रोल का अल्फाज ऐड कर लीजिएगा। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की हिफाजत में इनका जो है वो क्या है, बहुत अहम किरदार है। इसी वजह से इनको सोल्जर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स आर द मेन फेगोसाइट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम के मेन फेगोसाइट्स हैं। फेगोसाइट्स वो सेल होते हैं जो फेगोसाइटोसिस के जरिए फेगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ईटिंग प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो होते हैं ये फेगोसाइट्स हैं, यानी फेगोसाइटोसिस के जरिए जो है वो इन्फेक्टिव एजेंट बैक्टीरिया वगैरह को खाने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फेगोसाइटोसिस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइटोसिस के जरिए किल करने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। इन सारी वजूहात की बिना पर ल्यूकोसाइट्स को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट साइंटिफिक रीजन है हमारे पास, हाउ डज पर्ल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ऑयस्टर। पर्ल फॉर्मेशन, पर्ल जो होता है वो एक मोती होता है। ये मोती जो होता है वो ऑयस्टर के अंदर, पर्ल ऑयस्टर जो कि मोलस्का की एक टाइप है, उनके अंदर किस तरीके से बनता है, हमें ये पूरा रीज़न के जरिए समझाना है। तो आइए, हमने साइंटिफिक रीज़न की हेडिंग लगा ली और हमने यहाँ इसमें कहा कि इन सम बाइवेल्व मोलुस्क। याद रखिएगा, सबकी बात नहीं हो रही। मोलुस्का जो है ना, फाइलम मोलुस्का की एक टाइप है। इन सम बाइवेल्व, बाइवेल्व का मतलब जिसमें दो वॉल्व होते हैं, ओपन और क्लोज होने के काम करते हैं। इन सम बाइवेल्व मोलुस्क कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर, उन्हें हम पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। कंसेंट्रिक लेयर ऑफ नेकर आर डिपॉजिटेड अराउंड एनी फॉरेन पार्टिकल दैट comes to lie between the mantle and the shell। याद रखिएगा, बाइवेल्व के अंदर क्या होता है, इनकी कवरिंग होती है मेंटल और शेल। उसके अंदर कोई भी जैसे ही फॉरेन पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, दाखिल हो जाता है। कोई छोटा सा मट्टी का जर्रा भी अगर हो तो उसके अराउंड क्या होती है, कंसेंट्रिक लेयर जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो होती है वो उसके अराउंड जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो हमने कहा इन सम बाइवेल्व मोलुस्क कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर कंसेंट्रिक लेयर ऑफ नेकर आर डिपॉजिटेड अराउंड एनी फॉरेन पार्टिकल्स। कोई भी फॉरेन पार्टिकल दाखिल होगा उसके अराउंड जमा होना शुरू हो गया। दैट कम्स टू लाई बिटवीन द मेंटल एंड द शेल। मेंटल और शेल के अराउंड जो है वो एक कंसेंट्रिक लेयर ऑफ नेकर है ना, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की है। दिस पार्टिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस ज्वेलरी आइटम द पर्ल। आगे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहां देख लेना मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस, आगे आपने लिख देना ज्वेलरी आइटम द पर्ल। तो कोई भी छोटा सा जर्रा अगर आ जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट की बाकायदा जो है उसके ऊपर एक लेयर बनना जो है जिसे हम नेकर का अल्फाज कहते हैं। वो नेकर की एक लेयर उसके अराउंड जमा होना शुरू हो जाती है और वो फिर एक मोती की शक्ल क्या कर लेता है, इख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डज स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर इन मेन। इंसान के अंदर जो है वो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ हेडिंग लगा ली साइंटिफिक रीजन की, स्मोकिंग कॉजेज द डैमेज ऑफ सीलिया ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। भाई जो भी इंसान स्मोकिंग करता है ना तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, जो हमारा सांस का जो निज़ाम है अल्लाह ताला ने जो बनाया उसमें क्या है, सीलिया। उसमें छोटी छोटी से क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक। वो क्या कर देता है, वो धुआं जो होता है सिगरेट का वो उसको क्या कर लेता है, उस सीलिया को डैमेज कर देता है। तो हमने कहा स्मोकिंग कॉजेज द डैमेज ऑफ सीलिया ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, उसकी जो लेयर्स होती है, उसमें छोटे छोटे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हवा को
बैक्टीरिया को फिल्टर करने का काम करते हैं, स्मोकिंग उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमने कहा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जिसके नतीजे में एयर कैन नॉट बी फिल्टर प्रॉपर्ली। अब ये सीलिया अगर डिस्ट्रॉय हो गया, सीलिया का काम तो फिल्टर करना था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करना था, डस्ट को फिल्टर करना था, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमने कहा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एयर कैन नॉट बी फिल्टर प्रॉपर्ली। एयर जो है, हवा जो है जो हम सांस में लेते हैं वो सही से फिल्टर नहीं होगी। सो डस्ट एंड जर्म्स आर सेटल इनसाइड द लंग। एक सेहतमंद लंग्स के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि उसमें डस्ट और जर्म्स जो है वो जमा नहीं होंगे। लेकिन इंसान क्योंकि स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग ने सीलिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, सीलिया को डिस्ट्रॉय कर दिया तो डस्ट और जर्म्स अब फिल्टर नहीं हुए, वो फेफड़ों तक पहुंच गए। Later with abnormal nuclei, later cell with abnormal nuclei appear in the lungs in the form of cancer। अब ये जरासीम, ये मट्टी फेफड़ों के अंदर जो है वो जमा होती जा रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगी, ऐसे सेल बनाएंगी जिनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। याद रखिएगा वो सेल जिसका न्यूक्लियस अगर एबनॉर्मल होता है वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होता है और वो एक आम सेल नहीं होता, वो कैंसर वाला सेल होता है। तो डस्ट और जर्म्स जो है वो फेफड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि ऐसे सेल जो है वो फेफड़ों के अंदर नमूदार होना शुरू जाते हैं, ऐसे सेल जो लंग्स में अपीयर होना शुरू जाते हैं जिनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, वो बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैलने की सलाहियत रखते हैं और वो कैंसर की शक्ल में अपीयर होते हैं। तो इस तरह जो है वो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, लंग कैंसर होता है। तो यहाँ जाकर हमारा आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। हम वीडियो के नीचे कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।